हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ब्रीच करना। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना, खत्म करना, परफॉर्म नहीं करना। ठीक है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले हम इसे समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो सेक्शन है सेक्शन 73 से लेकर 75 तक उसको हम आज समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने में अगर हम फेल हो जाते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच कर लिया, मतलब फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फेल्स टू परफॉर्म, failure of one party to fulfill the contractual obligation as agreed upon in a legally binding agreement। कोई भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब दो पर्सन है, दोनों पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है ना। अब किसी एक पार्टी ने क्या किया, ब्रीच कर दिया। ठीक है ना। कोई भी एक पार्टी अब क्या हुई, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी नहीं कर पाई। कोई भी एक पार्टी क्या हुई, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में था वो क्या कर पाई, पूरी नहीं कर पाई, अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर पाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेल्स टू परफॉर्म। ठीक है, फेल्स टू परफॉर्म बाय वन पार्टी, एक पार्टी फेल हो गई अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो ही परफॉर्म नहीं करी एक पार्टी ने, तो हम क्या कहेंगे उसे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When a breach occurs, the non-breaching party may seek remedies under Indian Contract Act 1872, Section 73 to 75 of Act outline the consequences of the breach of contract and remedies available to the aggrieved party। ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक पार्टी जो है ब्रीच करती है, मतलब कि उसको फेल करने में परफॉर्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी जो पार्टी है जिससे उससे कॉन्ट्रैक्ट से जो उसे लॉस हुआ है, एग्रीव पार्टी है, ठीक है, जिससे लॉस हुआ है, वो क्या कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, उससे मतलब रेमेडीज मांग सकती है। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है ना। वो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था उनके बीच में, लेकिन कोई भी एक पार्टी उसे परफॉर्म नहीं कर पाई, तो दूसरी पार्टी जो एग्रीव पार्टी है जिसे लॉस हुआ है, वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके जो है अपनी लीगल रेमेडीज, अपनी रेमेडीज क्लेम कर सकती है, जो भी उसे लॉस हुआ है वो। ठीक है ना। अब मतलब जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जो एग्रीव पार्टी है, वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है रेमेडीज। ठीक है ना। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्चुअल ब्रीच होती है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है। एंटीसिपेटरी ब्रीच वो होती है मतलब जो टाइम से पहले ही ब्रीच कर दिया हो, मतलब हमने क्या किया, कोई भी परफॉर्मेंस, जैसे कि आज मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी, आज मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने वाली थी, लेकिन मैंने आज से पहले ही, मतलब हमारे बीच दो पर्सन है, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट तो एक महीने पहले हो गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डेट थी आज, लेकिन मैंने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही परफॉर्म कर लिया था, और या फिर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ पहले परफॉर्म कर लिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो बिफोर द परफॉर्मेंस टाइम, मतलब जो टाइम जो था उस परफॉर्मेंस का, उससे पहले मैंने अगर वही ब्रीच कर लिया, तो किस में आ जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने सेक्शन 39 में भी पढ़ा था पहले। ठीक है ना, कि पार्टी जो है, अगर कोई पार्टी ब्रीच कर लेती तो क्या होता है, राइट। अब एक्चुअल रिफ्यूजल, एक्चुअल ब्रीच मतलब कि जब हम वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब हम वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसी डेट पे, मतलब डेट ऑफ परफॉर्मेंस को हम क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, हम उसी दिन जो है हम रिफ्यूज कर रहे हैं, हम ब्रीच कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो उससे क्या कहलाएंगे, एक्चुअल ब्रीच। मतलब जिस दिन वो परफॉर्मेंस कंडक्ट होने वाली है, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट होने वाला है, जिस दिन वो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो होगी, उसी दिन ही हम एक पार्टी जो क्या है वो फेल हो रही है परफॉर्म करने के लिए, तो क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब बिफोर द टाइम जो हम कर लेते हैं परफॉर्मेंस, बिफोर द टाइम ब्रीच कर लेते हैं, और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस है उसी दिन हम ब्रीच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ रेमेडीज, इसकी रेमेडीज क्या मिलती है अगर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब लॉ की इन्फोर्समेंट आ गई है, मतलब हम लीगल रेमेडीज सारी इसमें क्लेम कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है ना। अब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन एक पार्टी उसे करने के लिए फेल हो चुकी है, उसे परफॉर्म नहीं कर पाई है। ठीक है ना, एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई है,
किसी भी रीजन से, लॉस के रीजन से या फिर उससे कोई प्रॉब्लम है उस रीजन से, लेकिन एक पार्टी अगर उस पार्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को अगर परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जो एग्रीव पार्टी है, वो क्या कर सकती है, लॉस क्लेम कर सकती है अपना, ठीक है, कंपेंसेशन मांग सकती है, लीगल रेमेडीज जो है क्लेम कर सकती है, मतलब रेमेडीज क्लेम कर सकती है। तो कौन कौन सी रेमेडीज क्लेम कर सकती है? पहला है सूट फाइल कर सकती है किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके ये सूट फाइल कर सकती है कि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये होनी चाहिए, कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब ये जो आदमी है जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बाउंड है इससे परफॉर्म करने के लिए, इसलिए कोर्ट ऐसे ऑर्डर दे कि या तो वो अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरी करे या मुझे जो है मेरा जो भी लॉस है वो दे वापस, ठीक है। तो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है केस के कोर्ट के अंदर, ठीक है, अपना कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, जितना भी उसे लॉस हुआ वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, तो मतलब कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, प्लस रिसेशन कर सकता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, बिगनिंग से ही ऐसा कराया जाएगा कि इट वाज नेवर एग्जिस्ट, मतलब वो था ही नहीं, इसलिए उसे क्या कर सकता है, रिसाइन कर सकता है, रिसेशन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, कैंसिल कर सकता है, प्लस सूट फॉर इंजेक्शन मतलब रिस्ट्रेन फॉर डूइंग प्रॉमिस नॉट टू डू, ठीक है, दैट प्रॉमिस नॉट टू डू। इंजेक्शन का मतलब होता है कोर्ट क्या कर सकती है, इंजेक्शन ऑर्डर भी दे सकती है, मतलब अगर किसी ने कोई परफॉर्मेंस इस रीजन से परफॉर्म नहीं किया है कि इसको कोई प्रॉब्लम है इस वजह से, तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि उसने बहाना बनाया है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने के लिए, इसलिए कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे इंजेक्शन ऑर्डर दे सकती है कि अब आप ये काम इस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ये काम नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकती है, रोक लगा सकती है फॉर डूइंग प्रॉमिस नॉट टू डू, कि अब आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वो कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, इंजेक्शन ऑर्डर भी दे सकती है, तो हम सूट कर सकते हैं फॉर इंजेक्शन का भी सूट कर सकते हैं, ताकि कोर्ट क्या करे, रिस्ट्रेन कर दे उस पर्सन को कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सूट फॉर क्विंटम रीमैरिट, सूट फॉर क्विंटम रीमैरिट क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एज मच एज ही डिजर्व्ड, मतलब कंपेंसेट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, मतलब जितना, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है बीच में ब्रीच हुआ है, ठीक है, आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आधा अब होगा, ठीक है, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना तो हम क्या करेंगे, कंपेंसेशन ले सकते हैं, ठीक है, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड हुआ है, जितनी हमारी ड्यूटी परफॉर्म्ड हुई है, उतना हम क्या कर सकते हैं, जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, जिस पार्टी ने धोखा दिया है, मतलब धोखा दिया इन द सेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसका परफॉर्मेंस करने में फेल हो गया है, ठीक है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, उससे कंपेंसेशन देगी जितना वो पार्ट परफॉर्म्ड हुआ है, या फिर जितना पार्ट वो बचा है उसका क्या करेगी, उससे कंपेंसेशन देगी। जैसे कि कोई हाउस कंस्ट्रक्शन है, आधा बनाया आधा छोड़ दिया, अब जितना छोड़ा है उसने एडवांस पेमेंट ले लिया था, अब जितना छोड़ा है उतना वो क्या करेगी, कंपेंसेशन दे देगी वापस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एज मच एज ही डिजर्व्ड, मतलब जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसने परफॉर्मेंस किया है उस हिसाब से क्या होगा, कंपेंसेशन मिल जाएगा। तो ये क्या था, सूट फॉर क्विंटम रीमैरिट का जो है सूट था, ये भी क्या कर सकते हैं, हम रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज है जो हम क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब हम आते हैं इसके सेक्शंस पे, ठीक है। तो सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 75 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, सेक्शन 73 से 75 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन 73 की। सबसे पहले सेक्शन 73 में क्या दे रखा है, कंपेंसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 73 के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो पार्ट्स है। पहला है कि अगर कोई लॉस या डैमेजेस हो गया इस वजह से जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब अगर किसी पर्सन को कोई लॉस या कोई डैमेजेस हो गए, ठीक है ना, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में वो फेल हो गया, इसलिए वो पर्सन जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गया, या फिर कंपेंसेट फॉर द फेलियर टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटिंग बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर पहला तो है कि कंपेंसेशन लेगा लॉस एंड डैमेजेस के लिए, फिर है कंपेंसेशन अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, मतलब वो उसे पूरा नहीं कर पाता है, इसमें क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, जो किसको रिसेंबल कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंबल कर रही है, उसकी ऑब्लिगेशंस को करने में फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी वो कंपेंसेशन कैसे लेगा। तो सेक्शन 73 बात करता है कंपेंसेशन की, कि अगर लॉस एंड डैमेजेस हो गए तो कंपेंसेशन कैसे लेगा, प्लस अगर फेल हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी करने में तो कंपेंसेशन कैसे लेगा। इसमें कोर्ट जब रेमेडीज देती है तब ये देख के देती है कि क्या रीजन रहा था, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने के पीछे क्या रीजन रहा था, मतलब अगर जो पार्टी बोल रही है कि मैंने इस रीजन से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो कोर्ट क्या करती है, उस रीजन को
देखती है कि ऐसा कोई रीजन सच में रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मतलब कोर्ट क्या करती है, उस रीजन जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब वो रीजन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाद में मना कर दिया नहीं कर पाए, नहीं, जो रीजन है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड रीजन, एक जो है रीजन जो है एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब रियल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी रीजन देके उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म कर दिया। तो जब भी हम रीजन देते हैं कोर्ट में, डैमेजेस क्लेम करते हैं, कंपेंसेशन क्लेम करते हैं कि दूसरी पार्टी ने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में फेल क्यों हो गई, तो वो क्यों हुई ये हम किस में देखते हैं, ये कोर्ट जो है वो प्रॉपरली सब जो भी नॉन परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर चेक करके फिर ही अपना जो कंपेंसेशन है उसका अलॉटमेंट करते, मतलब वही कंपेंसेशन उस हिसाब से ही देते हैं, राइट। तो सेक्शन 73 बात करता है कंपेंसेशन की। देन सेक्शन 74 बात करता है कंपेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वे पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब हमें कंपेंसेशन रिसीव कैसे होगा, ये बात करता है सेक्शन 74 कि किस तरीके से पेनल्टीज लगती है, कैसे पेनल्टीज जो स्टिपुलेटेड होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। सेक्शन 75 बात करता है पार्टी राइटफुली रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, ठीक है ना। तो ये है सेक्शन 73 से सेक्शन 75। अब अपन ये तीनों सेक्शंस विद एग्जांपल्स प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों सेक्शंस क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 73 हमने अभी पढ़ा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्ड बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेशन फ्रॉम एनी लॉस और डैमेजेस caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach or which parties knew when they made the contract to be likely result from the breach of it। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करता है, when the contract has been broken, when the party who suffered the breach, मतलब अगर कोई पार्टी सफ़र कर रही है उस ब्रीच को, जैसे कि मुझे लॉस हुआ, अगर किसी पर्सन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे लॉस हो रहा है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट फेल, मतलब परफॉर्म्स टू फेल हो गया वो, ठीक है, फेल हो गया उसे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं तो उस ब्रीच को सफ़र कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं इंटाइटल्ड हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, कंपेंसेशन या अपने जो भी लॉस एंड डैमेजेस हुए हैं उसे क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेक्शन 74 क्या करता है, कहता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in the case of such breach of the contract contains stipulated by the way of penalty, the party complaining of the breach is entitled whether not actual damages or losses is proved to have been caused thereby to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named or the case may be the penalty stipulated for। मतलब इसमें इसमें क्या होता है, कितना कंपेंसेशन मिलेगा, हाउ टू रिसीव द कंपेंसेशन। सेक्शन 74 यही बात करता है कि हमें कंपेंसेशन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, राइट। मतलब इसमें क्या दे रखा है, अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अदर एनी अदर स्टिपुलेटेड बाय द वे ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी के वे में मिलेगा, या फिर द पार्टी कंप्लेनिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड और नॉट, एक्चुअल डैमेजेस मिलेंगे या नहीं हमको, और कितना, मतलब रीजनेबल कंपेंसेशन हमें मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट, उस अमाउंट से एक्सीडिंग नहीं, मतलब जितना रीजनेबल कंपेंसेशन है जो भी पेनल्टी के फॉर्म में या एक्चुअल डैमेजेस के फॉर्म में वो हमको क्या होंगे, मिलेंगे। ये क्या कौन बात करता है, सेक्शन 74 की बात करता है, ठीक है ना। सेक्शन 75 में क्या है, 75 में यही है, पार्टी राइटफुल रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। ये सेक्शन 75 बात करता है राइटफुल पार्टी राइटफुल रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, ठीक है। देन अब एक ही एग्जांपल से हम इस तीनों सेक्शंस को क्लैरिफाई करने वाले, एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। 73 to 75 एक एग्जांपल से हम तीनों सेक्शंस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है। एक कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। Company X entered into contract with Company Y to manufacture and deliver 100 specialized machine parts within 3 months। 3 months के अंदर कितना, 100 जो है 1000 स्पेशलाइज्ड मशीन पार्ट्स 3 महीने के अंदर, ठीक है। The contract stipulated a penalty of ₹50,000 if the delivery is delayed beyond the agreed upon the time frame। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया गया था अगर कोई भी डिले हुआ, ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर डिले हुआ, मतलब 1000 जो है मशीन पार्ट्स डिलीवरी नहीं कर पाए, ठीक है ना, कितने 3 महीनों के अंदर, तो 50,000 जो है वो देने पड़ेंगे, 50,000 देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी, स्टिपुलेटेड पेनल्टी, ठीक है ना। इफ द डिलीवरी इज डिले, अगर डिलीवरी डिले हो गई, मतलब 3 महीने से ज़्यादा ले लिए डिलीवरी करने में, तो ठीक है, दोनों पार्टी ने एग्रीड किया अपॉन द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, अगर सपोज
कंपनी वाई फेल्स टू डिलीवर 1000 मशीन्स पर, जो अगर 3 मंथ्स के अंदर कंपनी वाई फेल हो जाती है 1000 मशीन जो है देने में, तो ये क्या होगा, कंसिस्टिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या माना जाएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 73 में ये कैसे वर्क करता है, सेक्शन 73 कहता है कि सिंस द कॉन्ट्रैक्ट परमिट्स टू मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड मशीन पार्ट्स, इट कैन बी द रीजनेबल अज्यूम दैट डिले इन डिलीवरी वुड लीड टू द लॉस बाय कंपनी एक्स। अगर सच डिस्ट्रप्शन इन प्रोडक्शन delays in the fulfillment customer order and potential loss of revenue, ठीक है। तो सेक्शन 73 ये कहता है कि वो क्या कर रहा है, मशीन पार्ट्स बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मशीन पार्ट्स टाइमली नहीं बने तो कस्टमर को उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेट लॉस जनरेट होगा अगर डिले हो गया तो, ठीक है ना। तो जो क्या मिस्टर कंपनी वाई है उससे क्या होगा, लीड्स टू लॉस, वो लॉस हो जाएगा अगर कोई भी डिले हुआ तो इसके अंदर, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 73, सेक्शन 73 के हिसाब से क्या होगा, Company X is entitled to receive compensation for the losses that naturally arose from the breach of contract where foreseeable at the time of the contract formation, ठीक है ना। तो कंपनी X क्या कर सकती है अपना, to receive the compensation from the losses, ठीक है। जितने भी लॉस हुआ है तो उसका कंपेंसेशन वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ठीक है, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। और जो भी टाइम, जितना भी टाइम उसने लिया है, मतलब जितना भी टाइम का उसको डिले हुआ है, जैसे उसने 3 महीने की जगह 4 महीने में भेजा, तो जो 1 महीने का जो भी उसको लॉस हुआ है उसका कंपेंसेशन जो है एक्स कंपनी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। ये किस में था, सेक्शन 73 में था। देन अब इसी एग्जांपल को कैरेट फॉरवर्ड करते हुए हम सेक्शन 4 में, सेक्शन 74 में क्या होगा ये देखते हैं। तो सेक्शन 74 ये कहता है, गिवन दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ पेनल्टी क्लॉज 50,000 फॉर द डिले डिलीवरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दे रखा था कि अगर कोई भी डिले हुआ तो 50,000 का क्या करेंगे, कंपेंसेशन लेंगे, ठीक है। अब डिले होने पर अब कंपनी एक्स कैन क्लेम द रीजनेबल कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग दिस अमाउंट। अब जितना भी कंपनी एक्स को जितना भी कंपेंसेशन हुआ तो वो क्या करेगी, 50,000 से ज्यादा का कंपेंसेशन नहीं ले सकती, वो एक रीजनेबल कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है, इवन इफ दे कैन नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द लॉस सफर्ड। अगर कंपनी एक्स ने अपना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी बता पाई, जो भी उसे लॉस सफर्ड हुआ उसका एग्जैक्ट अमाउंट अगर कंपनी एक्स नहीं बता पाई, देयरफॉर द कंपनी कैन सी कंपेंसेशन अप टू 50,000। तो 50,000 तक का तो कंपेंसेशन जो है वो कंपनी एक्स क्लेम कर सकती है कंपनी वाई से, excuse me, irrespective of whether they can quantify their actual losses। भले ही उसको एक्चुअल लॉसेस कितना भी हुआ है तो वो क्या कर सकती है, 50,000 जो है क्लेम कर सकती है कंपनी वाई से, ठीक है ना। तो ये किस में बताया है, सेक्शन 74 में बात करी है कि रीजनेबल कंपेंसेशन लेंगे, नॉट एक्सीडिंग दिस अमाउंट को एक्सीड। और अगर उसे लॉस पता नहीं है कि उसका टोटल लॉस कितना निकल रहा है तो 50,000 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब हमने सेक्शन 73 देखा, सेक्शन 74 देखा। अब सेक्शन 75 में क्या है, सेक्शन 75 में ये है कि अगर कंपनी एक्स डिसाइड टू राइटफुली रिसाइंड और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कंपनीज वाई ब्रीच, ठीक है। अगर कंपनी एक्स ने ये कहा कि ठीक है, अगर कंपनी वाई ने ब्रीच कर लिया, मतलब टाइम पे डिले जो है मेरे जो है मशीन के पार्ट्स टाइम पे नहीं पहुंचा है, 3 महीने के अंदर नहीं पहुंचा है, डिले कर लिया, इसलिए अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता हूँ। They are entitled to compensate for any damages they have sustained through non-fulfillment of the contract। और अगर कंपनी एक्स उसे रिसाइंड भी करती है, मतलब उसे कैंसिल भी करती है, उसे खत्म भी करती है, टर्मिनेट भी करती है, मतलब बंद भी करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करती है, तो क्या करती है, अपने कंपेंसेशन लेने के लिए लायबल है, ठीक है ना। अगर कंपनी एक्स उसे रिसाइंड कर रही है तो भी वो एंटाइटल है कंपेंसेशन लेने के, जितने भी उसे डैमेजेस हुए हैं फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मिस्टर कंपनी वाई ने जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिलमेंट नहीं किया है उसके लिए वो कंपेंसेशन लेने के लिए क्या है, लाइबल है, ठीक है ना, क्लेम कर सकती है, ठीक है। दिस कंपेंसेशन में इंक्लूड एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द सोर्सिंग द मशीनरी पार्ट्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव सप्लायर्स, लॉस्ट प्रॉफिट एंड द अदर डायरेक्टली रिलेटेड लॉसेस। और इस कंपेंसेशन में क्या एडिशनल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, प्लस जो भी सप्लायर को नुकसान हुआ, लॉस्ट प्रॉफिट हुआ और डायरेक्टली रिलेटेड लॉसेस, तो जो भी लॉसेस हुए इस कंपेंसेशन में वो क्लेम कर सकता है। तो अब अगर सेक्शन 75 बात करता है कि अगर कंपनी एक्स चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड भी कर सकती है और कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकती है कंपनी वाई से
फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट नहीं हुआ इस वजह से, और अपने एडिशनल जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी लॉस प्रॉफिट है, जो भी सप्लायर्स को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, और जो भी लॉस कवर्ड हुए वो सारे इसके अंदर क्लेम कर सकती है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 75, ठीक है। तो in conclusion, breach of contract occurs when the party fails to fulfill these contractual obligation leading to various consequences for the non-breaching party, ठीक है। मतलब breach of contract का मतलब ये होता है fails to perform, ठीक है। तो कोई भी पार्टी अगर फेल हो जाती है अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरा करने में, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसे पूरा नहीं कर पाती अगर कोई पार्टी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेज में फॉर द नॉन ब्रीचिंग पार्टी, ठीक है, leading to the various consequences for the non-breaching party in the Indian Contract Act it provide remedies। तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जिस पार्टी ने ब्रीच नहीं किया, मतलब जिस पार्टी ने परफॉर्म किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, वो नॉन ब्रीचिंग पार्टी हो गई, तो वो क्या कर सकती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्या कर सकती है, रेमेडीज क्लेम कर सकती है। एग्रीव पार्टी मतलब जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जो भी एग्रीव पार्टी है, वो रेमेडीज क्लेम कर सकती है, अलाउइंग देम टू क्लेम कंपेंसेशन or for losses naturally arise from the breach, penalties specified in the contract and damages resulting from the rightful recession of the contract, ठीक है। तो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है कंपेंसेशन लॉसेस, और जो भी ब्रीच से हुए उससे पेनल्टीज हुई है वो कर सकती है क्लेम, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, और जो राइटफुल रिसेशन मतलब अगर उसने ब्रीच कर दिया है तो वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, और क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके क्या कर सकती है, कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकती है, जो सेक्शन अपन ने 75 में बात करी थी वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि पार्टी राइटफुली रिसाइंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइंड करके कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकती है, पार्टी जो है वो राइटफुली क्या कर सकती है, रिसाइंड करके कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अब क्या कर सकती है, कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसे क्या हुआ, ह्यूज लॉसेस हुए इस वजह से, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता, कोई एक पार्टी उसे नहीं परफॉर्म कर पाती, तो क्या होता है, दूसरी पार्टी जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है। यही था इन तीनों सेक्शंस में, सेक्शन 73, 74 एंड 75 में, जो कि थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्लास में हमने समझा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेमेडीज कितनी सारी हम क्लेम कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लस सेक्शन 73, 74 और 75 को हमने समझा, इसके एग्जाम्पल्स देखे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।